दोस्तों स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए ओजार्क वेब सीरीज के 4th सीजन के नेक्स्ट 5 एपिसोड लेकर आया हूं। अगर पिछले एपिसोड आपने अभी तक नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। पहले जाकर उसे देखें, तभी आपको आगे देखने का मजा आएगा। ये कहानी एक मार्टी नाम के आदमी की है जिसका IQ लेवल दूसरों से डबल है। मार्टी एक मैक्सिकन माफिया के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है और अपने रास्ते में आने वाली हर एक मुसीबत को किस तरह से हटाता है, यही आप इस सीरीज में देखने वाले हैं। ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो प्लीज यहाँ से देखने के बजाय इसको शुरू से देखें ताकि आपको 100% मजा आए। तो बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। 6th एपिसोड की शुरुआत होती है माया से, जो कुछ ऑफिसर्स के साथ मिलकर कार्टेल के एक और ट्रक पर रेड करने वाली थी। इस बार जेवियर मात नहीं खाता क्योंकि उसने पहले से ही ट्रक के अंदर एक बॉम्ब सेट कर दिया था। जिसके बाद जब ऑफिसर्स उस ट्रक को घेर लेते हैं तो एक तेज धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ वैंडी ने डार्लिन को एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा दिया था। वैसे तो वैंडी का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो एम्बुलेंस को कॉल करे, लेकिन फिर कुछ सोचकर वैंडी डार्लिन को बचा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं मार्टी और वैंडी शिकागो जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपने फाउंडेशन के लिए नए ऑफिसर्स और हेल्थ सेंटर्स का थोड़ा काम देखना था। तभी माया मार्टी के पास फोन करती है और बताती है कि कार्टेल ने जानबूझकर हमें मारने के लिए उस ट्रक में बॉम्ब रख दिया। अब माया की बात सुनते ही मार्टी तुरंत कार्टेल के पास फोन करता है। फिर वैंडी उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन नवारो कार्टेल कहता है कि तुम्हारी एजेंट ने अभी तक मुझे अपने बॉस से नहीं मिलवाया, इसलिए कभी भी सौदा एक तरफ से नहीं होता। फिर जब मार्टी यही बात माया को बताता है तो माया गुस्से में फोन काट देती है। दूसरी तरफ बिल्लू डार्लिन की हालत देखते ही सीधा रूथ के पास जाता है और बताता है कि डार्लिन अब तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती क्योंकि तुमने उसे बिना बताए मार्टी को माल बेचा। फिर रूथ कहती है कि मैं पिछली बार की तरह डबल पैसे देकर डार्लिन का मुंह बंद कर दूंगी, लेकिन बिल्लू निराश होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वैंडी अपने वकील जिम से मिलने के लिए जाती है क्योंकि अब एक जिम ही है जो उसकी हेल्प कर सकता था। वैंडी जिम को नवारो कार्टेल और मनी लॉन्ड्रिंग वाली सारी बात बता देती है और फिर उससे रिक्वेस्ट करती है कि जब नवारो और FBI एजेंट एक साथ हों तो उनके बीच के सारे पेपर्स तुम संभालोगे। लेकिन जिम ये काम करने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसको पता था कि इस काम में बहुत खतरा होने वाला है। लेकिन तभी वैंडी उसको कहती है कि तुम बिल्कुल सेफ रहोगे क्योंकि तुम कार्टेल के नहीं बल्कि हमारे वकील हो। दूसरी तरफ मार्टी माया और लूसी से मिलकर उन्हें नवारो की सारी शर्तें बता देता है। जिस समय ये तीनों बातें कर रहे थे तो ठीक उसी समय एक सीनियर ऑफिसर अंदर आते हैं और मार्टी को कहते हैं कि हमें सबूत चाहिए कि वो बॉम्ब कार्टेल ने ही रखा था। अब मार्टी के लिए दिक्कतें और बढ़ जाती है क्योंकि असल में वो बम नवारो ने नहीं बल्कि जेवियर ने रखा था और जेवियर ये बात कभी भी कबूल नहीं करेगा। फिर FBI ऑफिस से निकलने के बाद मार्टी नवारो को फोन करता है और बताता है कि उन लोगों को जेवियर चाहिए। अब ये बात सुनते ही नवारो कहता है कि उनकी डिमांड मजदूरों की तरह बढ़ रही है, इसलिए उनको जाकर कह दो कि अगर तुमको कुछ और चाहिए तो पहले मुझे इज्जत देनी होगी। इतना कहकर नवारो फोन काट देता है। फिर नवारो और जेवियर आपस में बैठकर कार्टेल ग्रुप को आगे बढ़ाने के बारे में बात करते हैं। नवारो जेवियर को कहता है कि मैं अब इस काम से इस्तीफा दे रहा हूँ और इसीलिए आज से कार्टेल और बर्ड्स दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। फिर जेवियर खुश होकर नवारो को गले लगा लेता है क्योंकि वो ये जिम्मेदारी पाकर बहुत खुश था। अगले सीन में हम देखते हैं डार्लिन जब हॉस्पिटल से घर वापस आती है तो सबसे पहले अपने काम से रूथ को निकालती है। फिर रूथ बिल्लू को समझाती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, हमारे पास इतना पैसा है कि हम आराम से अपनी पूरी जिंदगी सुख से बिता सकते हैं। लेकिन बिल्लू रूथ के साथ जाने से इनकार कर देता है। तभी अगली सुबह मार्टी, वैंडी और शार्लेट फिर से शिकागो जाने वाली बात को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन जोना उन लोगों के साथ आने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे यहाँ पर रहकर पैसे लॉन्डर करने थे। तभी वैंडी के पास एक फोन आता है कि एक आदमी जो ठीक उसके भाई की तरह दिखता है उसकी डेड बॉडी पडुका के पास पाई गई है। हालांकि वैंडी और मार्टी दोनों ये बात अच्छे से जानते थे कि डेड बॉडी बेन की हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी एक बहन होने के नाते वैंडी को कंफर्मेशन करने के लिए वहां पर जाना पड़ता है। फिर वैंडी के जाने के बाद मार्टी जब कैसीनो आता है तो जेवियर पहले से ही उसका वहां पर इंतजार कर रहा था। जेवियर मार्टी को बताता है कि आज से मैं तुम्हारा नया बॉस हूँ और इसीलिए आगे से तुम लोग जो भी फैसला लोगे पहले वो मुझे बताओगे। फिर जेवियर कैसीनो के सारे अकाउंट्स और प्रॉफिट मार्जिन देखता है और ये सब देखने के बाद उसको लगता है
कि अब अमेरिका में बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं। फिर वो मार्टी को कहता है क्यों ना मैं तुम्हें मकाओ भेज दूं, क्योंकि वहां के कैसीनो केवल लॉन्ड्रिंग के लिए ही बनाए गए हैं। अब मार्टी भी इसी बात के लिए तो घबरा रहा था, क्योंकि उसे पता है कि जेवियर नवारो जैसा नहीं है। नवारो कभी भी मार्टी से कैसीनो या लॉन्ड्रिंग के बारे में नहीं पूछता था, जबकि जेवियर को हर पल का अपडेट चाहिए। हालांकि जेवियर उसको ये नहीं बताता कि उसको मकाओ कब जाना है, और फिलहाल वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वेंडी उस डेड बॉडी की पहचान करके कंफर्मेशन दे देती है कि ये आदमी मेरा भाई नहीं है। उस समय वेंडी के डैड भी वहां पर मौजूद थे। फिर वो दोनों एक कैफे में कॉफी पीने के लिए जाते हैं। तभी वेंडी अपने डैड को बताती है कि कैसे उसने अपना बिजनेस बढ़ाया, और देखते ही देखते वो लोग औजार के सबसे रईस फैमिली में से एक बन गए। वेंडी के डैड उसकी तरक्की से दुखी नहीं थे, लेकिन उन्हें दुख सिर्फ इसी बात का था कि वेंडी ने अपनी लाइफ तो बर्बाद की ही, अपने साथ साथ अपने भाई के बारे में भी दुनिया को ना बताकर उसकी मौत भी बर्बाद कर दी। अगले सीन में हम देखते हैं मार्टी जेवियर को ड्रिंक करने के बहाने मिलने के लिए बुलाता है, और फिर उससे इस तरीके से बात करता है कि जैसे वो बॉम्ब जेवियर ने ही रखा हो। जेवियर भी मार्टी की बातों में फंस जाता है, जिसके बाद माया और बाकी FBI ऑफिसर्स जो CCTV की हेल्प से उनके ऊपर नजर रखे हुए थे, वो उस रिकॉर्डिंग को शिकागो भेज देते हैं। अगले सीन में हम डार्लिन को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए फ्रैंक कास्ग्रोव आया था। तभी फ्रैंक डार्लिन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मेरा कर्ज तो चुकाया ही नहीं, बल्कि तुमने मेरे बेटे के साथ भी एक सौदा किया, जिसको मैं हमेशा अपने बिजनेस से दूर रखता हूँ। फ्रैंक के चिल्लाने पर डार्लिन को भी गुस्सा आ जाता है। फिर वो तुरंत अंदर जाती है और अपनी बंदूक से फ्रैंक को शूट कर देती है। तभी जब बिल्लू घर वापस आता है तो कैंसास सिटी के माफिया की लाश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो भागता हुआ रूथ के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ वेंडी ओहायो मोटल में आकर चुपचाप जोना के अकाउंट्स में रेड फ्लैग लगा देती है। सैम पहले तो उसे जोना के रूम की चाबी नहीं देता, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि वेंडी जोना की माँ है, इसीलिए वो उसको अंदर जाने से नहीं रोकता। फिर वहां से जाते वक्त वेंडी सैम से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ये बात जोना को मत बताना। अगले सीन में हम देखते हैं जेवियर जिम से मिलकर उससे वेंडी और मार्टी की जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिम उसको कहता है कि मैं तुम्हें कोई जानकारी नहीं देने वाला, क्योंकि मैं बर्ड्स फैमिली का वकील हूँ, कार्टेल का नहीं। अब जेवियर भी समझ जाता है कि जिम बहुत चालाक आदमी है, जिसके बाद वो बिना कोई सवाल किए वहां से चला जाता है। तभी घर वापस आने के बाद वेंडी सोशल सर्विस वालों को फोन करती है और कहती है कि आप लोग फौरन डार्लिन स्नेल के घर जाकर वहां की जांच कीजिए, क्योंकि इस वक्त उसकी हालत काफी खराब है, और खराब हालत होने के कारण वो बच्चे की भी देख रेख नहीं कर पाएगी। दरअसल वेंडी किसी भी हालत में जेक को वापस पाना चाहती थी, फिर चाहे डार्लिन से भिड़ना ही क्यों ना पड़े। तभी रात के वक्त जोना जब घर वापस आता है तो अकाउंट्स में रेड फ्लैग देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जोना को लगता है कि ये सब FBI ने किया है और बहुत जल्द वो लोग यहाँ पर आकर उसको पकड़ लेंगे। फिर जोना का दिल जोरों से धड़कने लगता है, जिसके बाद वो तुरंत रूथ को फोन करके उसे सारी बात बता देता है। फिर रूथ जोना को सलाह देती है कि तुम अपने पापा से हेल्प मांगो, क्योंकि इस वक्त केवल वो ही हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं और उन रेड फ्लैग्स को हटा सकते हैं। फिर जोना अपने पापा मार्टी को फोन करके उनको तुरंत मोटेल में मिलने के लिए बुलाता है। मार्टी अकाउंट्स देखते ही समझ जाता है कि इसमें जोना की कोई गलती नहीं है, बल्कि किसी और ने जानबूझकर इन अकाउंट्स में रेड फ्लैग लगाया है। फिर मार्टी कुछ ही मिनटों में ये परेशानी सुलझा देता है, जिसके बाद वो जोना को कहता है कि जब तुम्हारा ये अकाउंट्स का काम खत्म हो जाए तो डिनर करने के लिए घर आ जाना। दूसरी तरफ रूथ फ्रैंक की बॉडी उसके बेटे ब्राक तक पहुंचा देती है और साथ में उससे रिक्वेस्ट भी करती है कि कल सुबह तक कोई जंग मत छेड़ देना, क्योंकि एक बार हम इस शहर से बाहर चले जाएं, फिर तुम डार्लिन के साथ जो चाहो कर सकते हो। अब ब्राक भी रूथ की बात मान लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं बिल्लू होशियारी दिखाते हुए डार्लिन के पास जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। लेकिन ये बात सुनते ही डार्लिन फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो डार्लिन से उसके रोने का कारण पूछता है। फिर जवाब में डार्लिन बताती है कि ये हफ्ता खत्म होने से पहले सोशल सर्विस वाले यहाँ पर आकर मेरे जेक को मुझसे छीन लेंगे। फिर डार्लिन की ऐसी हालत देखकर बिल्लू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपना सारा प्लान बदल देता है और डार्लिन को कहता है कि अगर जेक को एक पिता भी मिल जाए तो शायद वो लोग उसे नहीं लेकर जाएंगे, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि अब बिल्लू डार्लिन से शादी करने वाला है। फिर ये खबर सुनते ही डार्लिन भी खुश हो जाती है और बिल्लू को किस कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं जब जोना घर जाने लगता है तो सैम गलती से उसको बता देता है कि आज तुम्हारी माँ यहाँ पर आई थी। फिर सैम की बात सुनते ही जोना तुरंत समझ जाता है
कि वो रेड फ्लैग किसी और ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने ही लगाए हैं। फिर वो तुरंत घर जाकर इस बारे में वैंडी से बात करता है, लेकिन वैंडी कहती है तुम मेरी बात मान ही नहीं रहे थे, इसीलिए मजबूरी में मुझे ऐसा करना पड़ा। अब मार्टी को भी वैंडी की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर जोना के जाने के बाद वो वैंडी को कहता है कि आज तुम्हारी एक गलती के कारण जोना जेल में हो सकता था। फिर ये बात सुनते ही वैंडी भी भड़क जाती है और कहती है कि हमारा बेटा दुश्मनों के साथ काम कर रहा है, क्या ये बात तुम्हें सही लगती है? और ये बात तुम भी जानते हो कि हमारी जान पहचान की वजह से जोना को एक भी दिन जेल में नहीं बिताना पड़ेगा। लेकिन कुछ देर बाद जोना अपना सारा सामान पैक करके हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है। तभी मार्टी को FBI की तरफ से एक फोन आता है, जिसमें FBI के सीनियर ऑफिसर उसको कहते हैं कि हमें 12 घंटे के अंदर अंदर किसी भी हालत में ओमार नवारो चाहिए। और इसी के साथ 6th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से, जहां मार्टी अपने पार्टनर ब्रूस के साथ अपने नए ऑफिस की प्लानिंग कर रहा था। प्रेजेंट में मार्टी यही बातें सोच रहा था कि कैसे उसने एक छोटे से ऑफिस से अपना काम शुरू किया, लेकिन अपने पार्टनर की वजह से अब वो इस दलदल में फंस चुका है। दूसरी तरफ बिल्लू रूथ के घर पर आकर उसको डार्लिन वाली सारी बात बताता है, लेकिन रूथ बिल्लू को मना करती है कि तुम डार्लिन के साथ शादी मत करना, क्योंकि डार्लिन बहुत ही खतरनाक लेडी है। लेकिन बिल्लू उसकी बात मानता ही नहीं। कहीं ना कहीं बिल्लू खुद भी डार्लिन से प्यार करने लगा था, और जेक के बहाने ही सही, लेकिन उसे हमेशा डार्लिन के साथ रहने का मौका मिल गया। अगले सीन में हम देखते हैं मार्टी, वैंडी और नवारो तीनों FBI ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करने के लिए जाते हैं। इस मीटिंग में FBI के 3 सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे, जिनमें से एक है माया और बाकी 2 लूसी और जेम्स। माया पहले से ही लूसी को नवारो की सारी शर्तें बता चुकी थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नवारो के सामने लूसी और जेम्स डील बदल देते हैं। उनका कहना था कि नवारो आने वाले 5 साल तक कार्टेल का हेड बना रह सकता है और बदले में उसको FBI को समय समय पर जरूरी जानकारियां देनी होंगी। जब ये शर्त नवारो सुनता है तो वो भी हैरान रह जाता है। फिर माया तुरंत लूसी को साइड में ले जाकर उससे पूछती है कि ये सब चल क्या रहा है। फिर लूसी कहती है कि हमने काफी सोचने के बाद डील बदल दी। हमारा मानना है कि अगर हमने नवारो को पकड़ भी लिया तो हम लोग ड्रग्स का धंधा एकदम से बंद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो धीरे धीरे करके हमें अंदर की जानकारियां देता है तो हम हमेशा के लिए इस ड्रग कार्टेल को खत्म कर देंगे। फिर माया लूसी को समझाती है कि हमें नवारो को पकड़ने का इतना बड़ा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन लूसी तो उसे डांटने लगती है कि तुम हमें हमारा काम मत समझाओ। तभी नवारो, वैंडी और मार्टी अंदर जाकर इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि नवारो किसी भी हालत में इस डील को मानने वाला नहीं था, क्योंकि उसे पता है कि FBI वाले उसे एक बार फिर से कार्टेल हेड बनाकर उसका जीना मुश्किल कर देंगे। लेकिन वैंडी नवारो को शांत करने की कोशिश करती है। उस समय नवारो इतना गुस्से में था कि वो कांच पर हाथ मारकर खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता है। अब मार्टी समझ जाता है कि नवारो को केवल अपने भविष्य की चिंता नहीं है, बल्कि उसको डर है जेवियर का, क्योंकि जब ये बात जेवियर को पता चलेगी कि नवारो अब दोबारा से कार्टेल हेड बनना चाहता है तो वो बेशक उसको खत्म कर देगा। लेकिन जब मार्टी और वैंडी उसको समझाते हैं तो नवारो इस डील के लिए मान जाता है। फिर जाते जाते FBI वाले बर्ड्स को कहते हैं कि आज से तुम दोनों आजाद हो, क्योंकि मार्टी और वैंडी नवारो के लिए जो कुछ भी करते थे आज से वो सब कुछ FBI खुद देख लेगी। फिर जब वैंडी नवारो के हाथ पर पट्टी बांधती है तो नवारो कहता है कि भले ही आज से हम अलग हो रहे हैं, लेकिन तुम लोग कभी भी मुझे भूलना मत। और इतना कहकर नवारो वहां से चला जाता है। आज मार्टी और वैंडी के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज से वो इस दलदल से आजाद हो गए थे। दूसरी तरफ जेवियर क्लेयर को फोन करके पूछता है कि जब मैं तुम्हें माल सप्लाई नहीं कर रहा तो तुम्हारी कंपनी आखिर चल कैसे रही है। फिर जवाब में क्लेयर कहती है कि मार्टी ने किसी घुंघराले बाल वाली लड़की से माल का सारा बंदोबस्त करवा दिया है। क्लेयर की बात सुनते ही जेवियर समझ जाता है कि जरूर ये काम डार्लिन स्नेल का होगा, क्योंकि उसके अलावा ओजार्क में माल की इतनी बड़ी शिपमेंट और कोई नहीं दे सकता। अगले सीन में हम रूथ को देखते हैं, जो ब्राक कास्ग्रोव से मिलने के लिए जाती है। वहां पहुंचकर वो ब्राक से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज डार्लिन को मत मारना, क्योंकि मेरा भाई उससे शादी करने जा रहा है। लेकिन ब्राक तो अपने डैड को लेकर बहुत गुस्से में था। वो रूथ को साफ साफ कह देता है कि डार्लिन को उसके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। लेकिन तभी रूथ ब्राक के सामने नोटों के कई सारे बंडल रख देती है, और इन पैसों को देखकर ब्राक का मन डोल जाता है और वो रूथ की बात मान जाता है।
अगले सीन में हम देखते हैं नवारो जब मैक्सिको जाने के लिए फ्लाइट में बैठता है तो माया और उसके साथी ऑफिसर्स नवारो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब नवारो उन ऑफिसर्स को देखता है तो उसकी आंखों में खून उतर आता है क्योंकि FBI ने उसको धोखा दिया। फिर कुछ ही घंटों में ये खबर पूरे अमेरिका में फैल जाती है। जब ये बात मार्टी और वैंडी को पता चलती है तो वो तुरंत अपने बच्चों को शहर से बाहर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि मार्टी अच्छे से जानता है कि अब जेवियर उन्हें नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये डील मार्टी ने ही तय की थी और मार्टी की एक गलती के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर मार्टी और वैंडी लूसी से जाकर बात करते हैं लेकिन लूसी तो उन्हें सॉरी बोलते हुए कहती है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये बात पूरे देश में फैल चुकी है और अगर FBI ने नवारो को छोड़ दिया तो मुझे और जेम्स दोनों को ही नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। फिर वैंडी लूसी से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे एक बार नवारो से मिलना है, जिसके बाद मार्टी वैंडी को वहीं पर छोड़कर बाकी का बंदोबस्त करने के लिए वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में मार्टी के पास जिम का फोन आता है और वो कहता है कि नवारो पकड़ा गया, इसका मतलब अब हम सभी को जेल होगी। लेकिन मार्टी जिम को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर जिम मार्टी को कहता है कि मुझे कुछ लीगल पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए, इसलिए प्लीज मेरे घर पर आ जाओ। अब मार्टी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि जिम उसको अपने घर पर क्यों बुला रहा है। फिर जैसे ही मार्टी वहां पर पहुंचता है तो जेवियर मार्टी को धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी मार्टी जेवियर को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज तुम एक बार FBI की डील सुन लो क्योंकि अगर ये डील कंफर्म हो गई तो कार्टेल को बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन जेवियर मार्टी की कोई भी दलील सुनने के मूड में नहीं था। वो मार्टी को एक जोरदार लात मारते हुए कहता है कि मैंने पहले भी मेरे अंकल को समझाया था कि वो तुम लोगों पर इतना भरोसा ना करे, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब एक तरफ तो जेवियर मार्टी को पीट रहा था और दूसरी तरफ वैंडी नवारो को समझाने में लगी थी कि हमने ये सब नहीं करवाया, बल्कि एजेंट माया ने हम सबको धोखा दिया है। फिर वो नवारो को समझाती है कि FBI वालों को जेवियर चाहिए और अगर तुम जेवियर को जाल में फंसाकर उसे FBI के हवाले कर दोगे तो वो लोग तुम्हें जाने देंगे। अब इस बात पर नवारो सोच में पड़ जाता है कि ये FBI की कोई नई चाल भी तो हो सकती है, लेकिन फिलहाल उसके पास बचने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। अब हारकर उसको वैंडी की बात माननी ही पड़ती है, जिसके बाद नवारो जेवियर को फोन करता है और कहता है कि मार्टी को मत मारो। फिर जाने से पहले वो वैंडी को धमकी देकर जाता है कि अगर मैं 48 घंटों के अंदर यहाँ से नहीं निकल पाया तो मेरा आदमी नेल्सन तुम सब लोगों को मार डालेगा। अगले सीन में हम शार्लेट और जोना को देखते हैं जो वापिस शिकागो जाने के लिए पैकिंग कर रहे थे। जोना शार्लेट के साथ आने से मना कर देता है, लेकिन शार्लेट उसको समझाती है कि फिलहाल हमें लड़ाई नहीं करनी बल्कि हम सभी को एक फैमिली की तरह रहना होगा। तभी रात के वक्त मार्टी रूथ से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि अगर आने वाले समय में मुझे और वैंडी को कुछ हो जाए तो प्लीज तुम कार्टेल का सारा पैसा लेकर मेरे बच्चों को यहाँ से कहीं दूर भेज देना। फिर रूथ मार्टी की ये बात मान जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मार्टी फ्यूनरल होम में जाकर वो जगह खाली करवा देता है। फिर कुछ देर बाद जेवियर, लूसी और बर्ड्स एक साथ बैठकर मीटिंग करते हैं। फिर लूसी जेवियर को अपनी डील के बारे में सब कुछ बता देती है और जेवियर भी उनकी ये डील मान लेता है। अब डार्लिन और बिल्लू भी शादी कर लेते हैं, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये शादी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ मार्टी और वैंडी जब घर वापस आते हैं तो जोना वहां आकर अपना सारा सामान ले जाता है। उस समय वैंडी जोना को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जोना तो अपनी माँ से बात तक नहीं करना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं मेल सैटम माया को फोन करके बर्ड्स फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन माया सैटम से पूछती है कि तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला। सैटम कहता है कि मेरी यही खासियत है कि मैं जो भी चाहूं उसे ढूंढ ही निकालता हूं। अब डार्लिन और बिल्लू भी शादी पूरी हो जाने के बाद घर वापस आ जाते हैं। तभी डार्लिन देखती है कि जेवियर ठीक उसके सामने बंदूक ताने खड़ा है। फिर वो डार्लिन को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही रोका था कि तुम किसी के साथ भी अपने माल की डील नहीं करोगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर गुस्से में आकर जेवियर डार्लिन और बिल्लू दोनों को ही शूट कर देता है। तभी कुछ देर बाद जब रूथ वहां पर आती है तो अपने भाई की लाश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब रूथ का शक सीधा ब्राक पर जाता है क्योंकि ब्राक ने पहले ही डार्लिन को मारने की धमकी दी थी। फिर रूथ जेक को वहां से लेती है और ब्राक के घर की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ते में वो ब्राक के पास फोन भी करती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन ब्राक कहता है कसम उड़ान छल्ले की, मैंने उन दोनों को नहीं मारा। अब रूथ सोच में पड़ जाती है कि अगर ये कत्ल ब्राक ने नहीं किया तो फिर ये कत्ल किसने किए होंगे, लेकिन तभी उसे जेवियर का ख्याल आता है। अब वो समझ जाती है कि जरूर जेवियर ने ही माल वाली बात को लेकर डार्लिन और उसके भाई दोनों को मार डाला।
फिर वो सीधा मार्टी के घर जाती है और उससे चिल्लाते हुए पूछती है कि तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है। लेकिन मार्टी और वैंडी रूथ को जेवियर के बारे में कुछ भी नहीं बताते। फिर जोना बताता है कि उसका नाम जेवियर एलिगांड्रो है और वो नवारो कार्टेल का भांजा है। फिर मार्टी रूथ को समझाता है कि तुम उसको कुछ भी नहीं करोगी, लेकिन रूथ गुस्से में जेवियर को मारने के लिए वहां से निकल पड़ती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 8वें एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से 7वां एपिसोड खत्म हुआ था। रूथ जब रोती हुई वहां से जाने लगती है तो उसको बिल्लू के साथ बिताए हुए हसीन पल याद आने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों केवल कजन्स नहीं थे बल्कि उनके बीच एक ऐसा प्यार भरा रिश्ता था जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर वो सोचने लगती है कि आखिर वो जेवियर को ढूंढेगी कैसे, क्योंकि ना तो उसने जेवियर का चेहरा देखा है और ना ही उसे जेवियर का एड्रेस पता है। दूसरी तरफ जेवियर मार्टी को फोन करके बताता है कि मैंने ही डार्लिन स्नेल को मारा है। फिर मार्टी उससे ऐसा करने का कारण पूछता है। फिर जवाब में जेवियर कहता है कि वो हमारे बिजनेस में दखल दे रही थी, इसीलिए मैंने उसे और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को मार गिराया। फिर वो बताता है कि मैंने कल क्लेयर के साथ एक मीटिंग रखी है जिसमें तुम और वैंडी भी मौजूद रहोगे, लेकिन वहां आने से पहले तुम्हें डार्लिन के घर जाकर वहां से सारे सबूत मिटाने होंगे। फिर मार्टी बिना कोई सवाल किए जेवियर की बात मान जाता है। फिर फोन काटने के बाद वैंडी और मार्टी रूथ के बारे में बात करते हैं। वैंडी कहती है कि हमें जेवियर को रूथ के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि अगर वो मारा गया तो नवारो हमारा जीना मुश्किल कर देगा। लेकिन मार्टी इस बात के बिल्कुल खिलाफ था। वो वैंडी को कहता है कि मैं अपने फायदे के लिए रूथ की जान खतरे में नहीं डालूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्टी भी अच्छे से जानता है कि वैंडी अपनी शाह मेडिकल वाली डील को पूरा करने के लिए रूथ को रोकना चाहती है किसी भी कीमत पर। दूसरी तरफ रूथ मोटेल में जोना के पास जाती है और उससे जेवियर के बारे में पता करती है। फिर जोना उसको कुछ भी बताने से पहले एक बार शार्लेट की तरफ देखता है, लेकिन इस बार शार्लेट भी उसके साथ थी। फिर शार्लेट खुद रूथ को बता देती है कि कल सुबह जेवियर और क्लेयर शाह के बीच में मीटिंग होने वाली है। फिर जोना रूथ को जेवियर की एक तस्वीर भी दिखाता है ताकि वो जेवियर को देखते ही पहचान सके। फिर रूथ कुछ पैसे लेकर शिकागो जाने के बारे में सोचती है, क्योंकि कल वो किसी भी हालत में जेवियर का किस्सा खत्म कर मानेगी। फिर वैंडी रूथ को समझाने के लिए आती है कि वो जेवियर को ना मारे, लेकिन रूथ तो वैंडी की कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं थी। तभी वैंडी उसको झूठ बोल देती है कि जेवियर मैक्सिको जा रहा है और अगले 3 महीनों तक वो वहीं पर रहेगा और तुम उसको नहीं मार पाओगी। लेकिन वैंडी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि शार्लेट और जोना पहले ही रूथ को सारी सच्चाई बता चुके हैं कि कल सुबह उनकी मीटिंग होने वाली है। फिर जब वैंडी वहां से चली जाती है तो रूथ बिना देरी किए सीधा शिकागो के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जाने से पहले रूथ एक बार ब्राक से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि जेवियर को मारने के लिए एक रिवॉल्वर चाहिए थी जो रूथ के पास थी नहीं। फिर ब्राक रूथ को चोरी की हुई एक रिवॉल्वर देता है, जिसके बाद रूथ उसे लेकर वहां से निकल पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं मार्टी जब डार्लिन के घर में सबूत मिटाने के लिए जाता है तो पुलिस वाले पहले ही वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर मार्टी तुरंत ये खबर जेवियर को देता है, जिसके बाद जेवियर उसको कहता है कि तुम तुरंत वहां से निकल जाओ और कल सुबह बिना देरी किए शिकागो पहुंच जाना। तभी कुछ देर बाद मार्टी रूथ के पास फोन करके उसका दुख बांटने की कोशिश करता है। फिर रूथ उसको कहती है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, और ये बात सुनते ही मार्टी फोन काट देता है। लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि रूथ करना क्या चाहती है। अगले सीन में हम जेवियर को देखते हैं जो अपनी माँ कैमिला से फोन पर बात कर रहा था। जेवियर उनको बताता है कि मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहा मैंने उसको हासिल कर लिया और बहुत जल्द मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जिसका पता चलने के बाद आपको मुझ पर गर्व होगा। फिर कैमिला जेवियर को शाबाशी देती है और कहती है कि जल्दी से शिकागो आ जाओ। तभी रात के वक्त जब रूथ अकेली बैठी थी तभी उसे एक बार फिर से अपने भाई के ख्याल आने लगते हैं। फिर रूथ को वो दिन याद आता है जब उसके मॉम डैड आपस में लड़ाई किया करते थे और रूथ हमेशा उनकी लड़ाई से तंग आकर बिल्लू के पास जाकर सो जाती थी। तभी नेक्स्ट डे रूथ सुबह जल्दी ही शो मेडिकल के बाहर जाकर वहां पर नजर रखने लगती है और फिर वो क्लेयर के ऑफिस में फोन करके ये पता लगाती है कि मार्टी और वैंडी आज सुबह 10 बजे यहाँ पर आने वाले हैं या नहीं। तभी कुछ देर बाद रूथ देखती है कि जेवियर शो मेडिकल के अंदर जा रहा है। फिर वो अपना मुंह छुपाती है और रिवॉल्वर लेकर बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है। तभी क्लेयर से मिलकर जेवियर आज की मीटिंग का मेन एजेंडा बताता है,
दरअसल जेवियर चाहता था कि क्लेयर उसको शाह मेडिकल के स्टॉक्स होल्ड करने दे, क्योंकि वो ये स्टॉक्स अपनी माँ के नाम पर लेकर उनको खुश करना चाहता था। लेकिन क्लेयर तो ये शर्त मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई बाहर वाला आकर उनकी कंपनी का हिस्सेदार बन जाए। फिर जेवियर क्लेयर को कहता है कि मैं शुरू से ही बहुत होशियार हूँ और इसीलिए आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। फिर वो क्लेयर को विश्वास दिलाने के लिए एक कहानी सुनाता है और बताता है कि मेरे स्कूल के प्रोफेसर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मैं एक कमजोर बच्चा हूँ, जबकि आज वही स्कूल मेरे खुद के डोनेशन के दम पर चल रहा है। तभी कुछ देर बातचीत करने के बाद जेवियर मार्टी से पूछता है कि तुम वो पेपर साथ लाए हो या नहीं, जिनमें मेरे अंकल की प्रॉपर्टी उनके बच्चों के नाम करनी थी। मार्टी कहता है हाँ, और फिर वो उन पेपर्स को निकाल कर जेवियर के सामने रख देता है। अब जेवियर मार्टी को कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी माँ के नाम पर कर दो, क्योंकि हम सब एक फैमिली ही हैं और मैं अंकल के बच्चों का पूरा ख्याल रखूंगा। जब मार्टी और वैंडी दोनों जेवियर की ये बात सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये फैसला नवारो को धोखा देने वाला था। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद जेवियर वहां से जाने के लिए उठ जाता है। उस समय नीचे रूथ जेवियर को मारने के लिए एकदम तैयार खड़ी थी, लेकिन जब जेवियर उसके सामने आता है तो वो काफी देर सोचने के बाद भी उसे नहीं मार पाती। तभी मार्टी भी रूथ को देख लेता है और तुरंत रूथ को फोन करके उससे पूछता है कि मेरे मना करने के बाद भी तुम जेवियर को मारने क्यों चली आई। फिर रूथ कहती है परेशान मत हो, मैं एक डरपोक लड़की हूँ जो हाथ में रिवॉल्वर होने के बाद भी उस इंसान पर गोली नहीं चला पाई जिसने मेरे भाई को मारा है। फिर मार्टी रूथ को शांत करवाता है और कहता है कि तुम बाकियों की तरह नहीं हो, तुम अगर बुरी होती तो जेवियर को मार डालती, लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही चाहती है। रूथ मार्टी की बात का कोई भी जवाब नहीं देती, जिसके बाद मार्टी उसको कहता है कि अब अपना दिमाग ठंडा करो और प्लीज वापस घर चली जाओ। अब मार्टी चाहे रूथ को कितना भी समझा ले, लेकिन रूथ ठान लेती है कि जेवियर कल का सूरज नहीं देखेगा। अब एक बार तो रूथ के दिमाग में ये ख्याल भी आता है कि वो मार्टी और वैंडी को भी ठोक दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर रूथ इस ख्याल को दिमाग से निकाल देती है। अगले सीन में हम देखते हैं जेवियर अपने स्कूल प्रोफेसर बार्टन को अपने साथ डिनर करने के लिए बुलाता है। फिर जेवियर उनको कहता है कि आप मेरी तरक्की तो देख ही रहे होंगे और अब तक आपका स्कूल केवल इसी वजह से चल रहा है क्योंकि मैं उसे फंड देता हूँ। फिर बार्टन जेवियर को हेल्प करने के लिए धन्यवाद कहते हैं, लेकिन उनको तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आज जेवियर ने उनको डिनर पर क्यों बुलाया है। फिर कुछ देर बाद जब बार्टन बाथरूम जाने के लिए वहां से उठते हैं तो जेवियर भी उनके पीछे पीछे बाथरूम में चला जाता है। फिर बार्टन को महसूस होता है कि जेवियर उनको कुछ कहना चाहता है, इसलिए वो जेवियर को कहते हैं कि जो भी बात है तुम खुल के बोलो। फिर जेवियर उनको बताता है कि मुझे आपकी स्कूल बिल्डिंग पर अपना नाम चाहिए और बदले में मैं आपको $2 मिलियन दूंगा। लेकिन जब बार्टन इस शर्त के लिए साफ साफ मना करते हैं तो जेवियर उनको मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है। फिर जाते जाते वो उनको कहता है कि 2 मिलियन का चेक मैं बहुत जल्द आपके घर पर पहुंचा दूंगा। दूसरी तरफ वैंडी, क्लेयर और मार्टी जब एक साथ डिनर कर रहे थे तभी रूथ मार्टी के सामने आकर बैठ जाती है। फिर मार्टी उससे पूछता है कि तुम घर क्यों नहीं गई। फिर रूथ कहती है कि तुम सभी अभी की अभी मेरे साथ क्लेयर के ऑफिस में चलोगे। तभी क्लेयर मार्टी से पूछती है कि ये सब चल क्या रहा है, लेकिन मार्टी और वैंडी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देते। फिर क्लेयर बिना वजह बताए ऑफिस में जाने से मना कर देती है, लेकिन तभी रूथ उसको कहती है कि अगर तुमने ऑफिस नहीं खोला तो मैं तुम्हारा भेजा खोल दूंगी। अब मजबूरन उन तीनों को रूथ के साथ जाना ही पड़ता है। ऑफिस पहुंचने के बाद रूथ वैंडी को कहती है कि तुम जेवियर को फोन करके अभी की अभी यहाँ पर बुलाओ। फिर वैंडी और मार्टी दोनों रूथ को समझाते हैं कि प्लीज तुम ऐसा मत करो, लेकिन रूथ अपने मन का सारा जहर उगलना शुरू कर देती है। वो क्लेयर को कहती है कि तुम इन लोगों को नहीं जानती। वैंडी उस दरिंदे की तरह है जो बिना कुछ सोचे समझे अपने शिकार को खत्म कर देती है, और शायद मार्टी भी वैंडी की वजह से ही पत्थर दिल बन गया है। ये दोनों किसी भी इंसान की लाइफ में ऐसे घुस जाते हैं जैसे ये दोनों उस इंसान की जिंदगी को खुशहाल बना देंगे, लेकिन बाद में ये लोग उसका सब कुछ छीन लेते हैं। रूथ की बातें सुनकर क्लेयर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मार्टी और वैंडी असल में ऐसे होंगे। अब वैंडी के लिए ये सारी बातें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। फिर वो तुरंत जेवियर के पास फोन करती है और बताती है कि क्लेयर तुम्हारी शर्त मान गई है और अब वो तुम्हें अपनी कंपनी के कुछ स्टॉक बेचने के लिए तैयार है, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ पर आकर पेपर वर्क पूरा कर लो। फिर जेवियर उत्सुक होकर कुछ ही मिनटों में वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही जेवियर ऑफिस के अंदर कदम रखता है रूथ की गोली जेवियर का सीना छलनी कर देती है। आखिरकार रूथ ने जो भी सोचा था वो उसने पूरा कर लिया। हालांकि बाद में रूथ इस बात को लेकर बहुत रोती है, क्योंकि वो कभी भी किसी का कत्ल नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर बिल्लू का ख्याल आते ही वो अपने
आंसू पोंछ लेती है। फिर मार्टी और वेंडी फिनाइल लाकर क्लेयर का ऑफिस साफ करना शुरू कर देते हैं। क्लेयर उन दोनों से पूछती है कि क्या वो लड़की सच बोल रही थी, लेकिन वेंडी उसको सिर्फ इतना ही कहती है कि हमें ऑफिस का हर एक कोना साफ करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर पुलिस आ गई और उनको यहाँ कोई भी सबूत मिल गया तो हम तीनों बेवजह ही फंस जाएंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 9th एपिसोड की शुरुआत होती है मार्टी और वेंडी से, जो सोच रहे थे कि अब उन्हें आगे क्या करना है। मार्टी इन सब के लिए खुद को ही कोस रहा था, क्योंकि ना वो मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस करता और ना ही वो लोग इस दलदल में फंसते। फिर वेंडी उसको समझाती है कि तुम खुद को दोष मत दो, हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक जीत नामुमकिन नहीं हो जाती। वेंडी के मुंह से ये बात सुनकर मार्टी हैरान रह जाता है। फिर वो वेंडी से पूछता है कि क्या तुम अब भी कुछ करना चाहती हो, क्योंकि जेवियर के मर जाने के बाद हमारी और क्लेयर की डील तो खत्म हो गई। अब बर्ड फाउंडेशन के अंत को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मार्टी शायद ये बात भूल गया था कि वेंडी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। फिर नेक्स्ट डे वेंडी डील के बारे में बात करने के लिए क्लेयर के ऑफिस में जाती है, जहां क्लेयर का आदमी कॉनर उसे बताता है कि वो आज ऑफिस में नहीं आई और ना ही वो आप लोगों से मिलना चाहती है। कॉनर की बात सुनते ही वेंडी थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर क्लेयर उससे नहीं मिलेगी तो वेंडी उसको समझाएगी कैसे। फिर घर वापस आने के बाद वेंडी को सबसे ज्यादा गुस्सा जोना पर आता है, क्योंकि उसे यकीन है कि रूथ को जेवियर की सारी जानकारी जोना ने ही दी होगी। फिर वेंडी को चिल्लाता हुआ देखकर शार्लेट अपना सिर नीचे कर लेती है। उसको देखकर वेंडी समझ जाती है कि ये सारी गलती शार्लेट की है। फिर वो शार्लेट से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर शार्लेट कहती है कि बिल्लू मेरा भी दोस्त था और जब मुझे उसके मरने के बारे में पता चला तो मेरा दिमाग घूम गया और मुझे भी उसकी मौत का बदला चाहिए था। तभी वेंडी की नजर पड़ती है कि बाहर FBI वाले उनसे मिलने के लिए आए हैं। फिर वेंडी शार्लेट को अंदर भेज देती है, जिसके बाद वेंडी, मार्टी और लूसी एक साथ बैठकर जेवियर के बारे में बातें करते हैं। अब तक लूसी को भी शक हो गया था कि जेवियर मर चुका है। फिर वेंडी लूसी से रिक्वेस्ट करती है कि क्या हम पहली वाली डील को जारी नहीं रख सकते, जिसमें नवारो 5 साल तक कार्टेल हेड बना रहेगा। फिर लूसी कहती है कि अब उस डील का पूरा हो पाना नामुमकिन है, क्योंकि माया ने नवारो को गिरफ्तार करवा दिया और सारा प्लान खराब कर दिया। फिर वेंडी लूसी को कहती है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। फिर वेंडी उनको अपना नया प्लान बताती है कि हम लोग नवारो को मैक्सिकन जेल में शिफ्ट करवा देंगे, जिसके बाद नवारो अपनी पहुंच के दम पर खुद ब खुद जेल से बाहर आ जाएगा और वापिस से कार्टेल का हेड बन जाएगा। अब मार्टी और लूसी दोनों को ही ये आइडिया पसंद आ जाता है। फिर लूसी वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सैटम हेलन के गायब हो जाने के बारे में उसके पति जीन से बात करने के लिए आया था। सैटम जीन को बताता है कि आपकी बीवी एक ड्रग कार्टेल के लिए काम करती थी और अगर आप मुझे थोड़ा समय और दें तो मैं उसके मिसिंग होने की वजह बहुत जल्द पता लगा लूंगा। उस समय एरिन भी पीछे खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। फिर वो अपने डैड को मना कर देती है कि हमें अब इस केस में और इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, जिसके बाद जीन सैटम की छुट्टी कर देता है। दूसरी तरफ जेवियर के लोग क्लेयर के घर में घुसकर जेवियर के बारे में पूछताछ करते हैं। क्लेयर उनको साफ कह देती है कि मैं जेवियर के बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही मुझे पता है कि इस समय वो कहाँ है। फिर जेवियर की स्टोन एंड टाइल कंपनी की मैनेजर क्लेयर को अपना कार्ड देकर वहां से चली जाती है, ताकि अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चले तो इस नंबर पर कॉल कर देना। अगले सीन में हम देखते हैं रूथ ऑफिसर ग्योनवर के पास जाती है और जेक को उनको सौंपते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप इसको बर्ड फैमिली को अडॉप्ट मत करने दीजिएगा। फिर ग्योनेवर रूथ से डार्लिन और बिल्लू के बारे में पूछती है। फिर रूथ हिचकिचाते हुए कहती है कि उनकी मौत हो गई है और कैसे हुई मैं कुछ भी नहीं जानती। अब ये बात सुनते ही ग्योनेवर को शक हो जाता है कि जरूर ये बिल्लू के कातिल के बारे में जानती है, लेकिन सबूत न होने के कारण वो उसको फोर्स नहीं करती। दूसरी तरफ मार्टी माया के घर में उससे मिलने के लिए जाता है और अपनी पुरानी डील याद कराते हुए कहता है कि मैं अब उस डील के लिए तैयार हूँ। तुम चाहो तो मैं जेल में भी रह लूंगा, लेकिन मुझे बस मेरी फैमिली को सेव करना है। लेकिन अब माया उससे कोई भी डील करने से मना कर देती है, क्योंकि मार्टी पहले भी उसे कई बार धोखा दे चुका है और अब मार्टी उसकी नजरों में सिर्फ एक क्रिमिनल है। तभी हम देखते हैं कि वेंडी जेल में नवारो से मिलने के लिए जाती है ताकि वो उसको आगे के प्लान के बारे में समझा सके, लेकिन नवारो तो वेंडी पर भड़का हुआ था, क्योंकि उसको यकीन है कि जरूर बर्ड ने ही उसके भांजे को मरवाया है। लेकिन वेंडी नवारो को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम मेक्सिको जाकर अपना सारा कामकाज संभाल सकते हो, लेकिन नवारो तो वेंडी पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब मैं तुम लोगों की कोई भी बात नहीं मानूंगा और हाँ, बहुत जल्द तुम और तुम्हारा पति दोनों मारे जाओगे। फिर वेंडी नवारो को इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर डर जाती है
लेकिन वो ये भी अच्छी तरह जानती है कि नवारो को गुस्से में गलत फैसले लेने की आदत है। अब वेंडी तय कर लेती है कि वो किसी भी हाल में इस प्लान को पूरा करके ही रहेगी और इसके लिए उसे बस नवारो का विश्वास जीतना है। फिर घर वापस आने के बाद वेंडी लूसी को फोन करती है और कहती है कि नवारो तैयार है, लेकिन आप बस इतना कीजिए कि उसे सॉलिटरी से निकाल कर नॉर्मल जेल में शिफ्ट करवा दीजिए। वेंडी ने लूसी को ऐसा इसलिए करने को कहा था क्योंकि वो नवारो का विश्वास जीतना चाहती थी और दिखाना चाहती थी कि वो FBI से कहकर उसकी जेल बदलवा सकती है। इसका मतलब अब नवारो जल्दी ही मेक्सिको शिफ्ट हो जाएगा और वहां जाकर कार्टेल का हेड भी बन जाएगा। तभी मार्टी वेंडी को अंदर लेकर आता है और उसे बताता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हारे डैड यहाँ पर आए हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक बैन नहीं मिल जाता वो यहीं पर रहेंगे। फिर वेंडी अंदर आकर अपने डैड से बात करती है और उनको यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन उसके डैड उसको साफ साफ कह देते हैं कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला। अब मैंने अपने बेटे को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर सैटम को भी काम पर लगा दिया है और जब तक बैन नहीं मिल जाता मैं जोना के साथ मोटल में ही रहूंगा। सैटम वाली बात सुनकर मार्टी और वेंडी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि सैटम शुरू से ही उनको फंसाना चाहता है। फिर कुछ देर बाद फ्यूनरल होम में हैरी मार्टी को कॉल करके बताता है कि बिल्लू की बॉडी यहाँ पर आई हुई है। फिर मार्टी यही बात जाकर रूथ को भी बता देता है, जिसके बाद मार्टी और रूथ बिल्लू का फ्यूनरल करने के बारे में तय करते हैं। तभी रात के वक्त बर्ड फैमिली नाथन और उनकी गर्लफ्रेंड एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। नाथन मार्टी के बच्चों के सामने वेंडी की बुराई कर रहे थे, जिसके बाद वेंडी नाराज होकर वहां से चली जाती है। फिर मार्टी भी वेंडी को समझाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर रास्ते में वेंडी उसको कहती है कि मेरे डैड शार्लेट और जोना को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, लेकिन मार्टी कहता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं, बच्चों की जिंदगी हमने खुद बर्बाद की है, इसलिए आगे जो भी होगा वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं सैटम माया से मिलने के लिए जाता है और बताता है कि जिस दिन बेन ओजार्क से बाहर निकला उसी दिन वेंडी ने एक कार किराए पर ली थी और इसका मतलब ये हो सकता है कि बेन उसी कार में बैठकर भागा हो, लेकिन माया उसकी ये बात सुनकर कुछ भी नहीं बोलती। फिर सैटम बात करते करते माया से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। तभी अगली सुबह बर्ड फैमिली और रूथ इज्जत के साथ बिल्लू का फ्यूनरल करते हैं। तभी रूथ को याद आता है कि कैसे वो बिल्लू के साथ अपने दिल की बातें किया करती थी और वो सभी बातें अब बिल्लू के साथ ही दफन हो जाएंगी। उस समय वेंडी को कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो इस समय फ्यूनरल में नहीं आ पाती, लेकिन जिस समय वेंडी घर पर होती है तभी नवारो के प्रीस्ट फादर बेनिटेज अपने आदमियों के साथ वेंडी से बात करने के लिए आते हैं। वेंडी उन सभी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सभी नवारो के कहने पर ही उसको मारने के लिए आए हैं। फिर बेनिटेज शांति से बैठकर वेंडी को समझाते हैं कि तुम नवारो को जेल में ही रहने दो, क्योंकि उसके जेल में रहने से तुम्हें और तुम्हारे पति को गॉड से जुड़ने का एक सुनहरी मौका मिलेगा। लेकिन वेंडी उनकी बात मानने से साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि गॉड तो वैसे भी हमारे अच्छे बुरे कामों में हमारे साथ ही है। फिर जाते जाते बेनिटेज वेंडी को समझाते हैं कि ओमार नवारो कल तुम दोनों से मिलना चाहता है, इसलिए प्रे करना कि वो तुम पर गुस्सा ना हो। तभी अगली सुबह वेंडी और मार्टी दोनों ओमार से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। ओमार नवारो की बातों से वेंडी समझ जाती है कि उसको जेल ट्रांसफर वाला आइडिया बहुत पसंद आया है। फिर नवारो उन दोनों को कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि जेवियर के गायब हो जाने के बाद मेरे आदमियों का मुझ पर से भरोसा कम हो गया है। फिर वो कहता है कि किसी को मेक्सिको जाकर मुझे मेरी पावर्स वापस दिलानी होगी। ये बात सुनकर मार्टी सोच में पड़ जाता है और फिर तय करता है कि वो खुद मेक्सिको जाकर नवारो का सारा कामकाज संभालेगा और कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी नवारो को उसकी पावर वापस मिल जाए। और ऐसा करने पर FBI वालों को भी उनकी जरूरी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अब नवारो को मार्टी की बात बिल्कुल सही लगती है, इसलिए वो उसको आगे का प्लान बताते हुए कहता है कि तुम मेक्सिको जाकर मेरे आदमियों को कहना कि ओमार नवारो ने जेवियर को मार डाला, ताकि उन सबको मेरी ताकत का अंदाजा हो जाए। अब वेंडी और मार्टी दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि ये काम बहुत रिस्की है, लेकिन अब बर्ड फाउंडेशन को बचाने का कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं क्लेयर रूथ से मिलने के लिए आती है और उसको एक ऑफर देते हुए कहती है कि अगर तुम हमें अपना माल सप्लाई करो तो हम तुम्हारा काफी फायदा करवा सकते हैं।
फिर रूथ इस बारे में सोचने लगती है, लेकिन तभी क्लेयर का आदमी कॉनर उसको कहता है कि अगर तुमने मना किया तो हम तुम्हारा जेवियर को शूट करने वाला सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप देंगे। अब कॉनर की ये धमकी सुनते ही रूथ अंदर जाती है और फिर अपनी राइफल लेकर सीधा कॉनर और क्लेयर के सिर पर तान देती है। फिर क्लेयर कॉनर को समझाती है कि अब तुम बिल्कुल चुप रहोगे, रूथ से मैं खुद बात करूंगी। फिर वो रूथ को कहती है कि हम अपने धंधे में किसी को भी नहीं मारते, बल्कि हम लोगों के साथ सौदा करते हैं। तभी जब रूथ का दिमाग ठंडा हो जाता है तो वो काफी सोचने के बाद क्लेयर का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वैसे भी डार्लिन और बिल्लू के न होने पर उनके धंधे की आखिरी मालकिन रूथ ही है। फिर रात के वक्त क्लेयर वैंडी को फोन करके ये बात साफ कर देती है कि अब हम तुमसे कोई भी माल नहीं खरीदेंगे। तभी वैंडी क्लेयर को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन क्लेयर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। तभी कुछ देर बाद मार्टी नेल्सन के साथ गाड़ी में बैठकर मैक्सिको के लिए निकल पड़ता है, लेकिन शार्लेट मार्टी को मैक्सिको नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि उसको पता है कि इस काम में बहुत खतरा है। लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी, क्योंकि मार्टी और वैंडी ये तय कर चुके थे कि वो इस काम को पूरा करेंगे और इस फैसले को बदला नहीं जा सकता। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 10वें एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जब वैंडी बेन को रेस्टोरेंट में छोड़कर वहां से चली गई थी। बेन जब बाहर आकर वैंडी को आवाज लगाता है तो वैंडी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। तभी नेल्सन वहां पर आता है और बेन को कहता है चुपचाप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। अब बेन को अंदाजा हो गया था कि ये सब कुछ हेलन करवा रही है, क्योंकि उसने हेलन की बेटी को सारी सच्चाई बता दी थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसमें मार्टी और वैंडी भी शामिल है। रास्ते में बेन नेल्सन को कहता है कि मेरी बहन से कहना मुझे माफ कर दे। बेन अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब ठीक कैसे करेगा। फिर कुछ देर बाद नेल्सन बेन को एक सुनसान जगह पर ले जाकर शूट कर देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि मार्टी मैक्सिको पहुंचने के बाद एक गाड़ी में ट्रेवल कर रहा था। तभी मार्टी को नवारो की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। नवारो ने भी पहले से ही अपने प्रीस्ट को कहकर वहां का सारा इंतजाम करवा दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो मार्टी को समझाता है कि कार्टेल चलाने के लिए तुम्हें थोड़ा पत्थर दिल बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लोग तुम्हारी बातें तभी मानेंगे जब तुम उनके अंदर खौफ पैदा करोगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दुश्मनों के साथ मिलकर तुम्हें भी मार डालेंगे। अब मार्टी यही सोच रहा था कि वो ये सब कैसे करेगा, क्योंकि इससे पहले मार्टी ने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर नवारो के घर पहुंचने के बाद मार्टी वैंडी को खबर देता है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित यहाँ पर पहुंच गया। मार्टी की बात सुनते ही वैंडी की जान में जान आ जाती है। तभी मार्टी कार्टेल की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाता है, जिसमें नवारो के सभी आदमी और जेवियर की मां कैमिला भी मौजूद थी। फिर मार्टी उन सभी को बता देता है कि जेवियर मारा गया और उसे खुद ओमार नवारो ने ही मारा है, क्योंकि जेवियर कार्टेल को धोखा दे रहा था। फिर वो उन सभी को ये भी बताता है कि ओमार नवारो को जेल से बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। तभी कार्टेल का खास आदमी आर्तुरो मार्टी से पूछता है कि हम तुम पर भरोसा क्यों करें। ये बात सुनते ही मार्टी उस पर भड़क जाता है और कड़क आवाज में कहता है कि भरोसा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नवारो चाहता है। अगर फिर भी तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम जान से जाओगे। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद कैमिला मार्टी से अकेले में बात करती है। मार्टी उनके बेटे जेवियर का शोक व्यक्त करता है, लेकिन तभी कैमिला उसको बताती है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैंने इस फैमिली में रहकर अपने पति और पिता को भी खोया है, इसलिए अगर हो सके तो तुम भी अपने बच्चों को इन सब से दूर रखना। इस समय मार्टी बिना कोई सवाल जवाब किए चुपचाप कैमिला की बातें सुन रहा था। कैमिला को भी मार्टी पर भरोसा हो गया था, क्योंकि वो साफ साफ देख रही थी कि मार्टी की आंखों में नवारो को बाहर निकालने का एक जुनून है। अगले सीन में हम वैंडी को देखते हैं, जो रूथ को एक बार फिर से डील के लिए मनाने के लिए आई थी। वैंडी उसको समझाती है कि तुम डायरेक्टली क्लेयर के साथ डील मत करो, बल्कि अपना माल हमारे जरिए पहुंचाओ, ताकि हमें भी कोई नुकसान ना हो और तुम्हें भी। लेकिन रूथ वैंडी की बात मानने से साफ साफ इनकार कर देती है, क्योंकि अब वो बर्ड्स के साथ कोई भी डील नहीं करना चाहती। अब फिलहाल के लिए तो वैंडी वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो सीधा ऑफिसर ग्यूनवेर के पास पहुंच जाती है। तभी वहां मौजूद रोनी नाम का एक ऑफिसर वैंडी को बताता है कि ग्यूनवेर का ट्रांसफर हो गया है और फिलहाल यहाँ का शेरिफ मैं हूँ। तभी रोनी की बात सुनकर वैंडी के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है, क्योंकि अब वो जान गई थी कि रोनी को यहाँ का टेम्परेरी शेरिफ बनाया गया है और दुनिया का कोई भी ऐसा ऑफिसर नहीं है जिसको परमानेंट जॉब ना चाहिए हो। फिर वैंडी रोनी को कहती है कि मैं आपको एक बड़े क्राइम के बारे में बता सकती हूँ, जिसके बाद आपका ये एक्टिव शेरिफ का टैग हट जाएगा
फिर वैंडी रोनी को रूथ के ड्रग वाली सारी बात समझा देती है, जिसके बाद वो सीधा रूथ के मोटल में उसके मैनेजर सैम से पूछताछ करने के लिए पहुंच जाता है। फिर पूछताछ करने पर सैम उसको बताता है कि मैं यहाँ केवल मैनेजर की पोस्ट पर हूँ और अकाउंट का सारा जिम्मा हमारे छोटे सरकार जोना संभालते हैं। फिर रोनी जोना से जाकर मिलता है तो जोना उसे बताता है कि मैं डार्लिन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि वो पहले हमारे कैसीनो में पार्टनर थी। फिर रोनी जोना को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है ताकि वो डार्लिन और ड्रग के बारे में सब कुछ उगल दे, लेकिन तभी जोना के नाना नेथन वहां पर आ जाते हैं और उनकी वो पूछताछ रुकवा देते हैं। फिर नेथन रोनी को कहते हैं कि जब किसी बच्चे के पेरेंट्स उसके साथ ना हो तो आपको कोई भी हक नहीं है कि उस बच्चे से पूछताछ कर सकें। फिर नेथन जोना को अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वैंडी जिम से मिलने के लिए आती है ताकि वो एक बार फिर से अपनी फाउंडेशन को खड़ा कर सके, लेकिन जिम जेवियर वाली बात को लेकर वैंडी से काफी नाराज था। फिर वैंडी उसको बताती है कि जेवियर मर चुका है और अब वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। फिर जिम वैंडी से उसके यहाँ पर आने का कारण पूछता है। जवाब में वैंडी बताती है कि मुझे अपनी फाउंडेशन के लिए और डोनर चाहिए और मुझे अच्छे से पता है कि ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। अब जिम वैंडी की इस बात से इनकार तो नहीं करता, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वैंडी बिना शाह मेडिकल वाली डील के इतने सारे पैसे कहां से लाएगी। फिर वैंडी जिम को झूठा विश्वास दिलाती है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम बस मेरा एक छोटा सा काम करो, इस वीकेंड एक फंड इरेजर इवेंट रखो और उसमें बड़े बड़े डोनर्स को बुलाओ ताकि मैं उनको आसानी से समझा सकूं। अगले सीन में हम इन्वेस्टिगेटर सैटम को देखते हैं जो एक ऑफिसर से वैंडी की कार के बारे में पता करने आया था। दरअसल ये वही ऑफिसर है जिसके पास फोन करके बेन ने ड्रग और कार्टेल वाली बात कही थी। फिर सैटम के मुंह से भी यही सारी बातें सुनने के बाद उसको यकीन हो जाता है कि बेन झूठ नहीं बोल रहा था। फिर सैटम उस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि आप कुछ भी करके मुझे इस आसपास के एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज दिलवा दीजिए ताकि मैं ये देख सकूं कि वो लोग कहां गए थे। फिर वो ऑफिसर सैटम की हेल्प करने के लिए मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जब रूथ डार्लिन का माल अपने ट्रक में भरकर कहीं ले जा रही थी तो वो देखती है कि रोनी उस पर नजर रखे हुए है। अब रूथ को भी अंदाजा हो जाता है कि रोनी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला और इसीलिए वो ब्राक के पास हेल्प मांगने के लिए जाती है। फिर ब्राक उससे पूछता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। फिर रूथ कहती है कि तुम मेरा सारा माल अपने पास शिफ्ट कर लो ताकि अगर गलती से पुलिस वाले मुझे पकड़ भी लें तो वो मुझे हाथ ना लगाएं। फिर ब्राक कुछ पैसे लेकर ये काम करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ जब मार्टी कार्टेल के अकाउंट्स चेक कर रहा था तभी उसे शिपमेंट में कुछ गड़बड़ी लगती है। फिर मार्टी इस बारे में आर्थुरो से बात करता है, लेकिन तभी आर्थुरो उस आदमी को मारने लगता है जो ये सारा काम संभाला करता था। ये सीन देखकर मार्टी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि मार्टी की वजह से पहले कभी भी कोई आदमी इतनी बुरी तरह से नहीं पीटा था, लेकिन आज कार्टेल का हेड बनने के बाद मजबूरी में उसको ये काम करना ही पड़ता है। तभी हम नवारो को देखते हैं जो 1 घंटे का फ्री टाइम खत्म होने के बाद वापस अपनी जेल में जा रहा था। तभी एक कैदी अचानक से नवारो पर हमला कर देता है, जिसके बाद नवारो उसका गला दबाकर उसको मार डालता है, लेकिन चाकू लगने की वजह से नवारो का काफी सारा खून बह गया था, जिसके कारण उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तभी कुछ देर बाद वैंडी को खबर मिलती है कि ओमार नवारो कोमा में चला गया है। फिर वैंडी ये खबर तुरंत मार्टी को बताती है, जिसके बाद मार्टी के होश उड़ जाते हैं। फिर मार्टी और वैंडी तय करते हैं कि फिलहाल हम ये बात नवारो के आदमियों को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर उनको ये बात पता चल गई तो पता नहीं वो कार्टेल के साथ काम करेंगे या नहीं। ये खबर पता लगने के बाद मार्टी का पूरा शक नवारो के खास आदमी आर्थुरो पर चला जाता है, क्योंकि जब से मार्टी यहाँ पर आया है उसे आर्थुरो की हरकतें ठीक नहीं लग रही थी। फिर मार्टी आर्थुरो के बारे में पता लगाने के लिए कैमिला के पास जाता है। कैमिला उसे बताती है कि आर्थुरो और जेवियर बचपन के दोस्त थे, लेकिन आर्थुरो हमेशा जेवियर से जलता रहा क्योंकि नवारो अपना वारिस जेवियर को बनाना चाहता था। कैमिला की बातें सुनने के बाद मार्टी का शक यकीन में बदल जाता है कि जरूर नवारो पर हमला आर्थुरो ने ही करवाया होगा। फिर मार्टी के आदेश पर नवारो के 3 लोग आर्थुरो को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। मार्टी आर्थुरो से कई बार पूछता है कि सब कुछ सच सच बताओ, लेकिन आर्थुरो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। फिर मार्टी आर्थुरो को उसी टॉर्चर रूम में बंद करवा देता है जहां एक समय पर नवारो ने मार्टी को बंद किया था। अब मार्टी को भी खुद की हरकतें देखकर यह साफ पता चल रहा था कि धीरे धीरे वो नवारो जैसा ही बन रहा है। तभी कुछ देर बाद जब मार्टी वहां पर अकेला बैठा था
तभी उसके पास फादर आ जाते हैं और बताते हैं कि नवारो जब भी कोई गलती किया करता था तो वो उसे कबूल करने के लिए मेरे पास आया करता था। तभी मार्टी बेनिटेज से पूछता है कि आप एक प्रीस्ट होने के बावजूद ड्रग कार्टेल के लिए काम क्यों करते हैं। फिर बेनिटेज बताते हैं कि किसी भी जगह पर काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान से जुड़ नहीं सकते। ईश्वर हर पल हमारे साथ हैं, फिर चाहे हम काम अच्छा करें या बुरा। मार्टी को बेनिटेज की बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उनको गुड नाइट बोलकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रूथ जब अपना ट्रक लेकर कहीं जा रही थी तो रास्ते में रोनी और कुछ और पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं। फिर रोनी तुरंत रूथ को अपना ट्रक चेक करवाने के लिए कहता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि ट्रक में बिल्लू के सामान के अलावा कुछ और नहीं था। फिर रोनी सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वैंडी की दी हुई जानकारी के मुताबिक माल इसी ट्रक में होना चाहिए था। लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि रूथ पहले ही वो सारा माल ब्राक को दे चुकी है। तभी अगली सुबह वैंडी शार्लेट से जाकर मिलती है और उसको कहती है कि तुम फंड इरेजर इवेंट में जरूर आना, क्योंकि वहां पूरी बर्ड फैमिली का होना जरूरी है। वैंडी को लग रहा था कि अब तक रोनी ने उसका काम कर दिया होगा और रूथ के जेल जाते ही शाह मेडिकल की मालकिन उनके साथ सौदा करने के लिए मान जाएगी। लेकिन असली पत्ते तो तब खुलते हैं जब जिम वैंडी के पास आकर उसको सारी सच्चाई बता देता है। वो वैंडी को कहता है कि अब कोई फंड रेजर इवेंट नहीं होगा, क्योंकि शाह मेडिकल अपने सारे डोनेशन बर्ड फाउंडेशन की बजाय किसी और को दे रही है। जिम की बात सुनते ही वैंडी को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब वैंडी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो क्लेयर को एक वॉइस मेल भेजती है कि अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम जिनके लिए काम करते हैं वो तुमसे नाराज हो जाएंगे, और अगर वो नाराज हो गए तो इसका मतलब तुम जानती ही हो। अब वैंडी ने इनडायरेक्टली क्लेयर को एक धमकी चिपका दी थी, लेकिन क्लेयर इस धमकी का क्या जवाब देगी ये हमें आगे पता चलेगा। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं मार्टी अभी भी आर्थुरो को टॉर्चर करवा रहा था। फिर हारकर आर्थुरो सच्चाई बोल देता है कि हाँ, मैंने ही अकाउंट्स में हेरा फेरी करवाई और नवारो पर भी हमला मैंने ही करवाया था। अब ये बात जानते ही मार्टी के लिए टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि आर्थुरो ने सच बोल दिया था। अब मजबूरी में ना चाहते हुए भी मार्टी को अपनी पावर दिखाने के लिए उसको खत्म करवाना ही पड़ेगा। अब काफी देर सोचने के बाद भी मार्टी अपना फैसला बदल नहीं पाता, जिसके बाद वो इशारा करके बेनिटेज को ऑर्डर देता है कि आर्थुरो को खत्म कर दो। तभी एक तेज गन शॉट के साथ एपिसोड 10 का एंड हो जाता है। दोस्तों, ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुई, इसके 4 एपिसोड अभी भी बाकी हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।